जुलाई 11th 2025 कर्नाटका के बेलथांगड़ी मजिस्ट्रेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। उनके हाथों में प्लाकार्ड्स थे और आंखों में गुस्से के साथ उम्मीद की रोशनी भी थी। मजिस्ट्रेट के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है। इस आदमी के चारों ओर पुलिस ऑफिशियल्स थे और उसके साथ 2 वकील भी थे। वो भीड़ से घिरा हुआ था। लोग उसकी फोटो और वीडियो ले रहे थे। सर से लेके पैर तक काले कपड़ों में ढका हुआ ये आदमी, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, अपने साथ एक ब्लैक बैग लेके चल रहा था। वो और उसके वकील जब मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हुए तब उस आदमी ने अपने बैग में से एक एक करके हड्डियां निकालना शुरू कर दिया था। एंड ही टुक आउट एक और कुछ बोन्स। मैं आपको ऐसी और भी जगहों पर ले जा सकता हूँ जहाँ मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को दफनाया है, लेकिन ये सब मैंने खुद नहीं किया। ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। This was going to be a case which will go down in history. This was the case of Dharmasthala's mass burial. 1995 धर्मस्थला कर्नाटका। 18 साल के मिस्टर वी की धर्मस्थला के मंजूनाथ मंदिर में नई नौकरी लगी थी। उसे सफाई कर्मचारी बना दिया गया था। वहां का उसका काम था मंदिर के पास से गुजरने वाली नेत्रवती रिवर के आसपास की सफाई रखना, जिसके लिए उसे हर महीने 25 रुपए मिलते थे और वो अपनी नौकरी लगने से बहुत ही ज्यादा खुश था। हर दिन वो बड़ी ही मेहनत से रिवर के पास की सफाई करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वहां पर कुछ ऐसा दिखा जिसके लिए एक 18 साल का बच्चा कभी भी तैयार नहीं हो सकता था। उसे नदी के पास एक मिली थी, क्योंकि नेत्रवती रिवर इतनी ज्यादा बड़ी और गहरी है और कहीं ज्यादा तादाद में यहाँ जो श्रद्धालु होते हैं वो स्नान करने आते हैं। सो इट वाज नोन देयर कि कभी कभार यहाँ पर कुछ लोग डूबकर मर जाते हैं। तो जब मिस्टर वी को ये डेड बॉडी मिली तो उन्हें भी यही लगा कि शायद से इस नदी में कोई डूबकर मर गया होगा या फिर किसी ने खुद अपनी जान यहाँ दे दी होगी। सो इसीलिए उसने इस चीज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। 1995 से 1998 तक मिस्टर वी ने ऐसी कई सारी बॉडीज देखी थी, कभी नदी के पास, कभी नदी से थोड़ी दूर। पहले जब उसे बॉडीज मिलती तो वो सोचता था कि शायद से या एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से इन लोगों की मौत हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे और बॉडीज उसके सामने आती गई और जिस कंडीशंस में वो बॉडी उसे मिलती थी मिस्टर वी को, धीरे धीरे उसका शक और बढ़ने लगा था। कुछ बॉडीज पर चोटों के निशान होते थे और कुछ के कपड़े गायब रहते थे, स्पेशली देयर अंडरवेयर्स। मिस्टर वी का शक यकीन में तब बदल गया था जब उसके सुपरवाइजर ने उसे एक दिन कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ ऐसा काम कहा था जिससे मिस्टर वी की जिंदगी बदलने वाली थी, एंड दैट टू फॉर द वर्स। उसके सुपरवाइजर के पास जब वो गया तो उसे लगा कि कुछ यहाँ पर सफाई का काम होगा, एंड ही वॉज राइट अबाउट दैट थिंग। काम तो सफाई का ही था, लेकिन मिस्टर वी को इस बार एक लाश के वहां होने का सबूत साफ करना था। और जैसे ही मिस्टर वी को इस काम के बारे में पता चला, इस टास्क के बारे में पता चला, तो ही रिफ्यूज्ड इमीडिएटली। उसने अपने सुपरवाइजर से कहा कि वो ये काम नहीं करेगा, एंड इनफैक्ट उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन उसके सुपरवाइजर का इरादा कुछ और ही था। उसने मिस्टर वी को बहुत मारा और उसे धमकी दी कि अगर उसने ये काम करने से इनकार किया या फिर पुलिस को बताने की कोशिश भी करी तो उसे और उसके परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। उन्हें भी वो ऐसे ही ठिकाने लगा देंगे। मिस्टर वी हैड नो अदर ऑप्शन देन टू डू व्हाट ही वाज टोल्ड इमीडिएटली, एंड उसने उस लाश को दफना दिया। मिस्टर वी को लगा कि शायद से ये वन टाइम थिंग होगी और इसके बाद ये काम करने के बाद उसकी लाइफ वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर वी को ये नहीं पता था कि दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग, क्योंकि 1998 के बाद ऐसा एक भी हफ्ता नहीं गुजरा जहां मिस्टर वी ने कोई लाश को ठिकाने ना लगाया हो। कभी वो इन लाशों को दफनाता तो कभी उन्हें जला देता था। हर बार ये काम करते हुए उसे अफसोस होता था। उसे रातों को नींद आना बंद हो गया था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जिनके लिए वो ये काम करता था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग थे। अगर मिस्टर वी उनके खिलाफ आवाज उठा भी देता तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ जाती। सो ही जस्ट कंटिन्यूड एंड ही जस्ट स्टेड क्वाइट।
मिस्टर वी ने इन लाशों में पैटर्न नोटिस करना शुरू कर दिया था, जैसे कि आदमियों के कंपैरिजन में लड़कियों की, औरतों की और छोटी बच्चियों की लाशें ज्यादा थी यहाँ पर। इन औरतों और बच्चियों की बॉडीज पर कई चोटों के निशान थे। किसी के गले के अराउंड निशान होते थे, विच क्लियरली शोड कि उन्हें गला घोटकर मारा गया था। ऑलमोस्ट सारी फीमेल लाशों के शरीर पर ऐसे निशान होते थे जिसे देखकर ऐसा लगता था कि उनके साथ गलत काम किया गया हो। यस, इवन छोटी बच्चों के शरीर पर के निशान थे। उनके शरीर के कपड़े गायब होते थे, इंक्लूडिंग देयर अंडरवेयर, विच मेक्स द assault allegation stronger. मोस्टली इन लाशों को नेत्रवती रिवर के आसपास ही दफनाने को कहा जाता था, ताकि लाशें गीली मिट्टी की वजह से जल्दी डिकम्पोज हो जाएं और पीछे कुछ सबूत न बचे। मिस्टर वी को इनमें से कुछ लाशें याद है जो उन्हें आज भी हॉन्ट करती हैं, जैसे कि उन्हें एक 20 साल की लड़की की लाश को जलाने के लिए इंस्ट्रक्ट करा गया था। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया था और उसके शरीर को न्यूज़पेपर से रैप किया गया था और मिस्टर वी को इस लाश को जलाने के लिए डीजल दिया गया था। दूसरा इंसिडेंट जिसने मिस्टर वी के दिल को दहला कर रख दिया था वो था 2010 का इंसिडेंट। 2010 में मिस्टर वी के सुपीरियर्स ने उसे कलेरी के एक पेट्रोल पंप के पास जाने को कहा। मिस्टर वी जब वहां पहुंचा तो उनके आंखों के सामने एक छोटी बच्ची की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी। उस बच्ची की उम्र 12 से 15 साल के बीच रही होगी। उसके शरीर पर अब भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म थी, लेकिन उसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से एक्सपोज थी, विच मेंट ओनली वन थिंग, उस बच्ची के साथ भी असॉल्ट हुआ था। उसकी लाश के बाजू में उसका स्कूल बैग पड़ा हुआ था। मिस्टर वी को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उस बच्ची को उसी के स्कूल बैग के साथ वहां पास के जंगल में दफना दिया जाए। आई कांट इवन इमेजिन दिस थिंग कि मिस्टर वी के लिए ये सारी चीजें कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग रही होंगी। हर दूसरे दिन एक नई लाश को जलाना, हर दूसरे दिन एक नए सबूत को मिटाना। आई कैनॉट रियली इमेजिन कि वो कितना ज्यादा हेल्पलेस फील करते होंगे इस समय पर। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका। मिस्टर वी ने कहीं सारे गरीब आदमियों को अपने ही सामने, अपनी आंखों के सामने पिटते हुए देखा था, और ये इतना ज्यादा था कि वो लोग अपना वहां पर दम तोड़ देते थे। इतने सालों तक मिस्टर वी ने जैसे तैसे करके अपनी हिम्मत यहाँ पर जुटा के रखी थी, बट ही फाइनली लॉस्ट इट इन 2014। एंड अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि 1995 से 2014 तक पूरे के पूरे 19 साल हो गए थे यहाँ पर, तो ये काम अभी भी होता था क्या? Then unfortunately the answer for that thing is yes. Now 2014 में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मिस्टर वी ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनके खुद के रिलेटिव्स में से एक बच्ची गायब हो गई थी। एंड ही feared this thing कि कहीं वो भी इन लोगों के जाल में तो नहीं फंस गई। एंड his heart just broke down when he realized कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। And that was his last straw. मिस्टर वी अब और ज्यादा इस इंफॉर्मेशन के बाद तो स्पेशली वो अब और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए दिसंबर 2014 में एक दिन वो चुपचाप अपने परिवार के साथ धर्मस्थला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपना नाम और हुलिया बदलकर वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। हर दिन वो कोशिश करते कि अपने पास को भुला पाएं और जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, लेकिन उनके लिए हर दिन बद से बदतर होता जा रहा था, स्पेशली हिज नाइट्स। उन्हें हर दिन रिग्रेट होता और हर दिन गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। रातों में उन्हें ऐसा लगता कि वो सारे लोग जिनकी लाशें उन्होंने दफनाई थी वो उनके पास आ रहे थे। जब वो आंखें बंद करते तो उन्हें वो सारे विजुअल्स हॉन्ट करते थे। उन्होंने सब कुछ भुलाने की काफ़ी कोशिश करी थी। 10 साल वो अपनी पहचान बदल कर रहे, लेकिन पछतावा उन्हें जीने नहीं दे रहा था। उनका ये मानना था कि जब तक उन सारे दफनाए हुए लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, न उन सब की आत्मा को शांति मिलेगी और न ही मिस्टर वी का चैन वापस आ पाएगा। नाउ 2025 में वो धर्मस्थला वापस आए थे, बट दिस टाइम ही केम बैक विद अ मिशन। वो दफनाई गई कई सारी जगहों में से एक जगह पर गए और वहां उन्होंने खुदाई करी। खुदाई करने के बाद उन्हें वहां से एक स्कल और कुछ हड्डियां मिली जिनकी उन्होंने फोटो खींची थी, और इन सारी चीजों को लेकर वो गए एक लॉयर के पास। अब क्योंकि ये एक इतना बड़ा एलिगेशन था, वो भी धर्मस्थला के काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के खिलाफ, तो मिस्टर वी और उनके लॉयर्स को भी पता था कि अगर वो लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उनकी जान को, मिस्टर वी की जान को खतरा होगा। इसीलिए उनके लॉयर्स ने कंप्लेंट के लिए मिस्टर वी की स्टेटमेंट एक लेटर में लिख के पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी। ऑन 3 जुलाई 2025
मिस्टर वी सब कुछ कहने के लिए, बॉडीज कहाँ बरी करी गई थी वो बताने के लिए और सारे परपेट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन उनकी बस एक ही डिमांड थी, अनोनिमिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, क्योंकि एलिजिडली अकॉर्डिंग टू मिस्टर वी इस क्राइम में जो ऑफेंडर्स थे वो धर्मस्थला के मंजूनाथ टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक थे। जब इस कंप्लेन के बारे में धर्मस्थला के लोकल्स को पता चला और उन्होंने डॉट्स कनेक्ट करे तो पिछले 20 सालों में धर्मस्थला के आसपास के रीजन में जितनी भी औरतें और बच्चियां गायब हुई थी या जिनकी बॉडीज मिली थी वो सब इंसिडेंट अब सेंस बनाने लग गए थे। इन कई बेनाम विक्टिम्स में से विच वॉज एलिजिडली क्लोज टू 400 दो थे, सौजन्या और अनन्या भट्ट। अनन्या भट्ट एक यंग मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मणिपाल जो 2003 में अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थला घूमने आई थी, वो भी अचानक से गायब हो गई थी। जब उसकी मॉम सुजाता भट्ट कोलकाता से धर्मस्थला आई अपनी बेटी को ढूंढने तो कुछ लोकल्स ने उन्हें कहा कि उन्होंने अनन्या को मंदिर के कुछ कर्मचारियों के साथ जाते हुए देखा था। जब सुजाता पुलिस के पास गई तो उसे इग्नोर किया गया। जब सुजाता टेंपल अथॉरिटी से मिलने गई तो अलेजिडली उन्हें फिजिकल किया गया था, जिसकी वजह से वो 3 महीने तक कोमा में चली गई थी। तब उनकी मदद किसी ने भी नहीं की एंड शी ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल हर होप। लेकिन अब जब ये केस सामने आया है तो शी बिलीव्स कि उनकी बेटी भी इनमें से एक विक्टिम हो सकती है एंड नाउ दे जस्ट वांट कि उनकी बेटी के रिमेन्स उन्हें वापस मिल जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दूसरा केस जो जब हुआ था तब काफी ज्यादा लाइमलाइट में था, वो है सौजन्या का, जो 2012 में कॉलेज से घर आते वक्त गायब हो गई थी और जिसकी बॉडी अगले दिन नेत्रवती रिवर के पास में मिली थी। उसके हाथ पेड़ से बंधे हुए थे उसी के शॉल के कपड़े से। उसके शरीर से कपड़े गायब थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स में सैंड डाली गई थी। संतोष राव नाम का एक आदमी इस केस में गिरफ्तार हुआ था और उसे जेल भी भेजा गया था, लेकिन 2023 में उसे जेल से छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सौजन्या की फैमिली का मानना था कि उनकी बेटी के टॉर्चर्स डेथ के पीछे संतोष का नहीं बल्कि किसी और का हाथ था। उनके हिसाब से मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग इसके पीछे थे, लेकिन पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इफ यू सी, उनका ये क्लेम जायज भी है क्योंकि पुलिस ने इस केस में ढंग से काम नहीं करा था। उस समय न ढंग से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस केस में एविडेंसेस प्लांट किए गए थे। सो नाउ यू नो कि जिनके खिलाफ ये लड़ाई एक्चुअली में जा रही है वो कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जिनको नहीं पता है, धर्मस्थला के मंजूनाथ स्वामी मंदिर में वैसे तो ब्राह्मण पुजारी वहां पूजा करते हैं, लेकिन उस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभालती है। टू बी स्पेसिफिक, का परिवार धर्मस्थला के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कुछ परपेट्रेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जान पहचान वाले हैं, लेकिन मिस्टर वी किसी भी हालत में उन लोगों को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस केस के सारे प्रूफ्स, एविडेंसेस और परपेट्रेटर्स के नाम लिखकर एक सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को सबमिट कर दिए थे ताकि अगर मिस्टर वी को आने वाले फ्यूचर में कुछ हो भी जाए तो भी वो ऑफेंडर से बच के ना जा पाए। He wants to make sure they pay for their sins। जुलाई 11 के दिन मिस्टर वी बेलथांगड़े के मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए एंड टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी वो हेड टू टो ब्लैक कपड़ों में थे, लेकिन उनके हाथ में एक ब्लैक बैग था जिसमें सारे सबूत थे। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया, सारे सबूत देखे गए और लग रहा था अब केस आगे बढ़ेगा। मिस्टर वी ने कहा कि वो सारे बरियल प्लेसेस को पिन पॉइंट करके दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ मार्किंग ऑल द प्लेसेस ऑन द पेपर, क्योंकि ऐसा करने से एडवांस में बरियल लोकेशंस बता देने से क्रिमिनल क्राइम सीन और एविडेंसेस से छेड़छाड़ हो सकती है। अपना स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करने के 2 दिन बाद मिस्टर वी अपने लॉयर्स के साथ एक बरियल प्लेस के सामने खड़े भी हुए थे, होपिंग कि पुलिस वाले वहां पर आएंगे, बट अलेजिडली पुलिस नेवर केम देयर और इतने ज्यादा घंटों तक इंतजार करने के बाद मिस्टर वी को वहां से बस वापस जाना पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि मिस्टर वी की स्टेटमेंट जो उन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स के सामने दी थी और जिसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए था,
वो शॉकिंगली लीक हो गई थी ऑन यूट्यूब। वो वीडियो यूट्यूब पर पूरे 11 घंटों तक थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी स्टेप नहीं लिया था टू इन्वेस्टिगेट द ब्रीच, which is again a very suspicious thing in this case. As of now, that is on 21st July 2025. इस केस में ज़्यादा और कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सौजन्य से लेकर अनन्या भट्ट तक, मास ग्रेव से लेके मिसिंग फाइल्स तक, धर्मस्थला के डार्क हिस्ट्री उन लोगों को आज भी हॉन्ट करती है जो अंधेरे में छुपे हैं। अब बस देखना यह है कि ये लेटेस्ट केस अकाउंटेबिलिटी लाता है या फिर से मिट्टी में दफन हो जाएगा ये केस, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इस केस के विक्टिम्स के साथ हुआ था। नाउ इस केस में एक और चीज ये भी है कि मिस्टर वी, ऑफ कोर्स ये बात है, उन्हें लाइक हेल्पलेस फील हो रहा था उस टाइम पे जो भी उनके साथ हो रहा था, एंड ही डिड केम बैक टू सॉल्व एवरीथिंग और लाइक टू पुट एवरीथिंग इन प्लेस। पर उन्होंने भी इन लोगों का साथ दिया था इस क्राइम में थ्रू एंड थ्रू। एंड उनके बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट आई डू वांट टू नो कि आप लोग की इसके बारे में क्या राय है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर ये केस सॉल्व होता है और इसमें आगे फर्दर प्रोग्रेस होती है तो मिस्टर वी ही इज गोना गो टू जेल एंड ही इज गोना गेट सीवियर पनिशमेंट। लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि क्या इसमें जो पावरफुल लोग हैं वो बच जाएंगे और जो आदमी सामने आया था वो ही फंसा रहेगा हमेशा के लिए, और विल इट गो द अदर वे अराउंड कि सभी लोग इसमें फंसेंगे एंड वी विल गेट अ क्लियर कट केस इन दिस। एनीवेज आई एम प्रीटी श्योर कि ये केस बहुत ही ज्यादा लंबा चलने वाला है, बिकॉज अगेन दीज आर वेरी ह्यूज एलिगेशन एंड नॉर्मली इंडिया में ऐसे केसेस आते नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट टू से दिस थिंग कि दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडिया विच हैज हैपेंड इन रीसेंट टाइम नहीं, दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडिया। बट विद दैट अभी के लिए मास बरियल केस यहीं पर होल्ड पर है गाइस, एंड आई होप दैट you guys are happy. I hope that you guys are happy. Please be close to your loved one guys, and I will see you very very soon. Bye bye.